सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत बम, विकास खंड घुमारवी, जिला बिलासपुर। अभी हम कुछ देर में, जो कि आज के इस लाइव सेशन का मुख्य बिंदु है, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक अधिसूचना बीपीएल परिवारों के लिए जारी की गई है, उसके संदर्भ में जो मुख्य जानकारियां हैं वो हम इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा आप सभी के समक्ष साझा करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएल फैमिलीज़ तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। अभी 1-2 मिनट के अंदर हम आज के इस विषय के ऊपर जानकारी शुरू करेंगे। सभी साथियों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। मैं मनीष शर्मा, एक बार रोकेट प्रधान ग्राम पंचायत बम, विकास खंड घुमारवी। जैसा कि इस पेज के माध्यम से आज एक सूचना दी गई थी, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश में बीपीएल की जो एक अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई थी, उसके संदर्भ में उसको लेकर कैसे अब चयन होगा और बीपीएल परिवारों को क्या क्या जो कागजात हैं वो अपनी पंचायत में जमा करने पड़ेंगे, उसके लिए यह एक लाइव सेशन रखा गया है। तो मेरा सभी दर्शकों से जो कि इस लाइव वीडियो में जुड़ चुके हैं, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो जैसा कि समय हो चुका है, 11:30 बजे का आज का समय था, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज की जो विषय है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इसमें 19 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक अधिसूचना आई थी, जिसमें कि बीपीएल परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं, उनको लेकर इसमें चयन को लेकर मुख्य बिंदु जो थे वो दर्शाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि इससे पहले जो पंचायतों में बीपीएल सूची की सर्वे हुआ था, वह वर्ष 2007 में हुआ था। उसके बाद अब 2025 में 18 वर्षों के बाद यह पुनः से हो रहा है। तो उसको लेकर सरकार ने कुछ अहम बिंदु इसमें जोड़े हुए हैं, तथा कुछ इसमें जो चयन की प्रक्रिया है वह पुरानी रखी गई है। तो सबसे पहले तो मैं बीपीएल के चयन को लेकर जो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से अधिसूचना आई है, उसमें जो चयन को लेकर एक बॉडी होगी, जो एक कमेटी होगी, उसके संदर्भ में मैं आपसे जानकारी साझा करता हूँ। इसमें संबंधित पंचायत का पंचायत सचिव और पटवारी तथा आंगनवाड़ी वर्कर, यह 3 सदस्यीय जो कमेटी रहेगी, वो इस चयन से संबंधित प्रक्रिया की देखरेख करेगी। तथा इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु अधिसूचना में चयन को लेकर, पात्रता को लेकर जो मानदंड तय किए गए हैं, उसके संदर्भ में मैं आपको अवगत करवाऊंगा। इसमें सबसे पहले जो मुख्य बिंदु है, उसमें जो चयन को लेकर जो कि इसमें चयन के पात्र होंगे, वो है कि जो बच्चे अनाथ होंगे, उन बच्चों को बीपीएल चयन को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी। तथा इसके साथ ही ऐसे वृद्धजन जो कि इसमें चयन के पात्र होंगे, उन बच्चों को बीपीएल चयन को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी। तथा इसके साथ ही ऐसे वृद्धजन जो कि इसमें चयन के पात्र होंगे, उन बच्चों को बीपीएल चयन को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी। तथा इसके साथ ही ऐसे वृद्धजन
59 वर्ष की आयु से ऊपर हो गए हैं और उनके परिवार में कोई भी वयस्क सदस्य, इसमें वयस्क सदस्य आएंगे 18 से 59 साल के बीच के। ऐसे वृद्धजन जिनके परिवारों में 18 से 59 साल के बीच का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है, ऐसे वृद्धजनों को भी पात्रता में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो इसमें दूसरा मुख्य बिंदु है वो है विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं। जो महिलाएं विधवा हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, या तलाकशुदा हैं, जिनका तलाक हो गया है, और जो महिलाएं उनके हस्बैंड द्वारा छोड़ दी गई हैं, अर्थात जैसे कि कोई पर्सन मिसिंग हो जाता है और उसकी पुलिस में TDR जो है वो दर्ज होती है तथा 7 साल तक वो व्यक्ति मिल नहीं पाता है, तो ऐसी महिलाओं को भी इसमें प्राथमिकता चयन के लिए दी जाएगी। उसके अलावा जिसमें तीसरा अहम बिंदु है वो है विकलांगता के लिए, हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए। इसमें जो विकलांगता के लिए मानदंड है वो है कि विकलांगता जो है वो 50% से अधिक होनी चाहिए। आपको मैं इनमें क्या क्या कागजात इसके संदर्भ में लगेंगे उसके बारे में भी इन मापदंडों को बताने के बाद में वो जानकारी साझा करूँगा। तो एक कमेंट आया है, सर वॉइस क्लियर नहीं है। एक बार के लिए थोड़ा सा वॉइस के लिए पूछता हूँ। इसके अलावा जो अन्य अहम बिंदु है, इसमें कुछ बीमारियां जो हैं, जिन बीमारियों से व्यक्ति जो ग्रस्त होगा वो बीमारियां इसमें सम्मिलित की गई हैं, जिसमें कि जैसे कोई कैंसर है, अल्जाइमर है, कोई हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है। इन बीमारियों से संक्रमित कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको भी BPL चयन को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा जो अब ये तो हो गए पात्रता को लेकर मुख्य मापदंड। इसके बाद जो ऐसे परिवार की किन परिवारों को इस श्रेणी से हटाया जा सकता है उनके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। इसमें कुछ बिंदु जो हैं वो तो पहले के ही हैं, लेकिन इसमें 2 या 3 बिंदु जो हैं वो एक नए सम्मिलित किए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला तो है कि रहने के लिए पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता, इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। और इनकम जो है, इनकम का जो क्राइटेरिया है वो पहले 35,000 होता था, अब उसको बढ़ाकर 50,000 किया गया है, कि जिसमें परिवार की जो आय है वो 50,000 से अधिक सभी स्रोतों से, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें अपात्रता को लेकर मानदंड तय किए गए हैं। इसमें लगभग पहले के ही मापदंड है, और इसमें जो एक मापदंड जो नया ऐड किया गया है वो है इनकम का क्राइटेरिया, जो पहले 35,000 था, अब उसको बढ़ाकर 50,000 किया गया है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इनको आपने अब नई चयन प्रक्रिया में अपने संबंधित पंचायत सचिव के पास एक साधारण पेज पे, मतलब एक सिंपल कागज़ पे, वो कागज़ आप कोई भी ब्लैंक पेपर या कोई भी कागज़ लेकर इन घोषणाओं को लिखकर उसमें अपने हस्ताक्षर करके, जो कि परिवार का मुखिया होगा, जैसे कि हिमाचल में परिवार का मुखिया, जो भी मेल पुरुष सदस्य है उसको परिवार का मुखिया इस परिवार में माना जाता है, तो उसको ये शपथ पत्र अपने नाम से पंचायत में जमा करना होगा। ये जमा कब करना है, कौन सी इसमें तिथि है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें अभी अप्रैल महीने की जो 30 अप्रैल है वो अंतिम तिथि इन कागज़ों को जमा करने के लिए, शपथ पत्र को जमा करने के लिए रखी गई है। अभी कमेंट बॉक्स में दस्तावेज क्या लगेंगे ये सवाल आ रहा है, वो दस्तावेज मैं आपको अभी कुछ देर में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा। तो ये तो अभी फ़िलहाल हमने बात की पात्रता और अपात्रता को लेकर, कि पात्र और अपात्रता को लेकर जो मानदंड है वो क्या हैं, और इसको पंचायत में साधारण कागज पर एक शपथ पत्र के रूप में लिख के आपने ये जानकारी लिख के संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करनी है 30 अप्रैल से पहले। तो इसके साथ आगे इस जानकारी को बढ़ाता हुआ कि इसमें कागज़ क्या लगेंगे, यह सवाल जो है वो बहुत ही
लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि इसमें कागज़ क्या लगेंगे। तो जिसमें मुख्य कागज़ हैं, जैसे कि पहला इसमें मैंने मानदंड बताया था कि 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे, तो उन अनाथ बच्चों के लिए क्या डॉक्यूमेंट होगा। उनके लिए उनके पेरेंट्स के जो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं वो उस शपथ पत्र के साथ लगेंगे। तथा इसके साथ एक और क्राइटेरिया था कि उस परिवार में कोई भी सदस्य जो है वो 18 से 59 साल की आयु के बीच का नहीं है, कोई भी वयस्क 18 से 59 साल के बीच का नहीं है। तो उसके लिए जो मुख्य कागज़ रहेगा वो रहेगी आपकी परिवार नकल, जो कि आपको पंचायत सचिव से मिल जाती है। उसमें हर व्यक्ति की जो उम्र है वो लिखी गई होती है तथा उसके लिए वही वैलिड एज मानी जाती है। तो वो परिवार नकल उम्र के लिए आपका प्रूफ माना जाएगा, तो परिवार नकल उसमें लगेगी। अनाथ बच्चों के लिए 18 साल से कम के अनाथ बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट उसमें संलग्न होगा। जो उसमें दूसरा मुख्य बिंदु था वो था कि कोई भी 18 से 59 साल का बेसिक सदस्य ना हो, वो मैंने आपको बता दिया। उसके लिए जो परिवार नकल है वो वैलिड प्रूफ माना जाएगा। तीसरा इसमें क्राइटेरिया था कि परिवार में मुखिया जो है वो 50% से अधिक विकलांग है। तो उस विकलांगता के लिए जो है वो डॉक्टर के द्वारा, मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो हैंडीकैप्ड का विकलांगता का जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसकी कॉपी उसके साथ लगेगी, जो कि विकलांगता के लिए प्रूफ होगा कि वो व्यक्ति जो है 50% से अधिक विकलांग है। अगला इसमें जो मुख्य बिंदु था एक जो पात्रता के लिए, इसमें समस्त वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का, उसके बीच में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का कार्य किया हो, तो उसके लिए संबंधित जीआरएस से जो है वो ऑनलाइन मैंडेज की जो कार्य दिवसों की जो लिस्ट है वो लग जाती है, वो उसमें संलग्न होगी। इसके बाद में जैसे कि कुछ बीमारियों को लेकर मैंने बताया था कि जो पात्रता की श्रेणी में आएंगे, जैसे थैलेसीमिया हो गया, कैंसर हो गया, और कुछ बीमारियां जिसमें हैं पार्किंसंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, ये बीमारियां कुछ कैटेगराइज्ड की गई हैं। इन बीमारियों को लेकर भी संबंधित मेडिकल बोर्ड से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। ये मुख्यतः वो बीमारियां हैं जिसको लेकर व्यक्तियों को जो सहारा योजना की पेंशन है, जो सहारा योजना की कैटेगरी में आते हैं, सहारा योजना की जो पेंशन सरकार के द्वारा लगाई गई है, वही ये बीमारियां इसमें सम्मिलित की गई हैं कि जिसमें मुखिया है परिवार का वो इस बीमारी से ग्रस्त है। तो इसके लिए संबंधित दस्तावेज, वहाँ का मेडिकल, उस मेडिकल की कॉपी इसमें लग जाएगी। अब इसके बाद जो अगले मानदंड जो आए, जो आपके घोषणा पत्र में भी ऐड होंगे, उसमें आएगा कि मेरे परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। तो आप कैसे शो करेंगे कि मेरे परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। तो सबसे पहले जो आपका शपथ पत्र पंचायत में जमा होगा, उसके लिए आप उसको जमा करने से पहले उसके साथ जो है वो अपने मकान का फ़ोटो अटैच करेंगे। अगर पक्का भी है तब भी आपके पक्का फ़ोटो मकान के साथ खड़े होकर आप एक फ़ोटो खिंचवा के उसको प्रिंट निकलवा के उस फॉर्म के साथ, उस शपथ पत्र के साथ लगाएं। अगर कच्चा मकान है तब भी वैसा ही होगा। दूसरा है कि मेरा परिवार आयकर दाता नहीं है। तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ये चीज़ शो करेगा कि मेरा परिवार जो है आयकर दाता नहीं है। तो उसमें आपके लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, जो आय प्रमाण पत्र है वो भी मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। संबंधित प्रधान जो है, पंचायत प्रधान, वो एक फॉर्म पे या कागज़ पे लिख के आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट जारी करता है। उसके बाद वो किसी भी लोक मित्र केंद्र में जाकर वो वहाँ से ऑनलाइन होता है तथा संबंधित तहसील से वो वेरीफाई होकर ऑनलाइन बन के आता है। उसकी आपने उसके साथ कॉपी अटैच करनी है। वो आय प्रमाण पत्र, जैसे कि जो परिवार ऑलरेडी बीपीएल में है उनका तो वो 50,000 से कम का बनेगा। वो लोक मित्र को डायरेक्ट ऑर्डर है कि बीपीएल परिवार के लिए 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। अगर कोई परिवार बीपीएल में नहीं है तथा वो फ्रेश अप्लाई कर रहा है तब भी उसको शपथ पत्र के साथ में जो है इनकम सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। उसका 50,000 से फिलहाल उस टाइम के लिए अधिक का बनेगा। तो ये आ गया आपका आयकर दाता आप हैं कि नहीं है, इसके लिए संबंधित दस्तावेज।
इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, आय प्रमाण पत्र। उससे अगला जो आपकी घोषणा होगी वो होगी कि मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से जो आय है वो 50,000 से अधिक नहीं है। जैसे कि हमने पिछले बिंदु में बात की, इनकम सर्टिफिकेट वही इसके साथ लगेगा। वही कॉपी ये शो कर देगी कि आपकी समस्त स्रोतों से जो आय है वो 50,000 से अधिक नहीं है। उसके बाद अगला बिंदु है कि मेरे परिवार के पास 1 हेक्टेयर से अधिक की भूमि नहीं है। अब ये 1 हेक्टेयर से अधिक की भूमि नहीं है, ये रिकॉर्ड तो संबंधित पटवारी के पास मिलता है, लेकिन आपको पटवारी के पास जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसके लिए लोक मित्र में जाके एक आपका लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई होता है। आप उस लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। वो भी तहसील से वेरीफाई होके, पटवारी से वेरीफाई होके तहसील से में जाता है और वहाँ से क्रॉस वेरीफाई होके वो वहीं आपको लोक मित्र के अंदर में आ जाता है। उसका ही इसमें कॉपी लगेगी, लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। ये शो करेगा कि आपके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है। इससे अगला बिंदु जो है वो है, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरी में नहीं है। तो इसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी बेरोजगारी के बाद आपका सर्टिफिकेट अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट जो है वो बनता है। वही लोक मित्र से अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का सर्टिफिकेट बन के आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो गए संबंधित कागजात, जॉब के कागजात लगेंगे। क्योंकि लोगों की क्वायरीज इसी विषय में मेन आ रही थी कि हम कौन से कागज़ हैं जो कि पंचायत में जमा करें सफ्त पत्र के साथ। तो ये जो मैंने कागज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए, ये कागज़ आपने इसमें लगाने हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसेस की, इसमें प्रोसेस कैसे होगा। जैसे कि नोटिफिकेशन में था कि ये प्रोसेस जो पंचायतों को थी 1 जनवरी से शुरू करनी है, लेकिन इस साल जो है ये नोटिफिकेशन देरी से आई और 19 मार्च 2025 को ये नोटिफिकेशन आई है। तो इस साल से तो ये कार्य जो है वो अप्रैल महीने से शुरू हुआ है और अप्रैल महीने की 30 अप्रैल इसमें इन कागज़ों को जमा करने के लिए निर्धारित की गई है। इसके बाद 30 अप्रैल के बाद जो पंचायत सचिव और जो ये कमेटी बनाई है जिसमें सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी वर्कर है, वो इनमें छंटनी करेंगे। इसमें जो है अभी फ़िलहाल इस नोटिफिकेशन में घर घर जाकर सर्वे करने की कोई बात साफ नहीं लिखी गई है, लेकिन फिर भी ये कमेटी जो है वो घर जाके जहाँ पे स्थिति इनको लगे वो घर जाके एक बार देख सकते हैं कि व्यक्ति के पास कोई पक्का मकान है कि नहीं है, उसने कोई झूठी इन्फॉर्मेशन पंचायत में जमा ना की है। अगर नहीं भी जाएंगे तो जो आपने कागज़ जमा किए हैं उसकी स्क्रूटनी करेंगे और इसके बाद अप्रैल के बाद जो अगली ग्राम सभा सभी पंचायतों में हिमाचल की जुलाई महीने में होती है, इसमें इसको ग्राम सभा के समक्ष जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जो कि पहले के बीपीएल में सम्मिलित परिवार हैं या नए परिवारों ने अप्लाई किया है, उसको ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। फिर ग्राम सभा में जिन लोगों को ग्राम सभा पास करके, मताधिकार से पास करके ग्राम सभा करती है, उसको उस लिस्ट को जो है वो ब्लॉक लेवल कमेटी के पास भेजा जाएगा, मतलब ब्लॉक में भेजा जाएगा। फिर ब्लॉक लेवल की जो कमेटी है वो उसको देखेगी कि पंचायत के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा जिनकी सिफारिशें की गई हैं, जिनको चयन के लिए प्राथमिकता के आधार पे भेजा गया है, वो उस क्राइटेरिया में आती हैं कि नहीं आती हैं। तब जाके आपका जो चयन है वो बीपीएल में होगा। जो उस चयन की प्रक्रिया में इस क्राइटेरिया में जो मापदंड हैं इसमें फिट नहीं बैठेंगे, उनको उसमें हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी एक सवाल ये भी आ रहा है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी हमें बीपीएल से हटा दिया गया है, हमें बीपीएल के प्रमाण पत्र मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो उनकी जानकारी के लिए भी मैं ये बात बता दूं कि अभी किसी को भी बीपीएल की श्रेणी से हटाया नहीं गया है। अभी जो ये चयन प्रक्रिया है ये फ्रेश सिरे से शुरू हुई है। जो बीपीएल में है वो बीपीएल में ही रहेगा, उसको संबंधित पंचायत सचिव से बीपीएल सर्टिफिकेट देने के लिए मना नहीं किया जाएगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन जुलाई महीने की जो ग्राम सभा होगी उसके बाद ब्लॉक में भेजा जाएगा। ब्लॉक को लगता है कि ये व्यक्ति अपात्र है तो उसको फिर अक्टूबर महीने तक उसको वहाँ से हटाया जाएगा। अगर किसी परिवार को यह लगता है कि हमें ब्लॉक द्वारा जो है वो गलत तरीके से हटाया गया है, जबकि हम जो है इसमें सम्मिलित होने के पात्र हैं, तो उसकी जो अपील है, अब बात आती है कि अपील की कि आपके पास क्या क्या अधिकार रहेंगे। तो 30 दिनों के भीतर जो है वो आप
खंड स्तरीय जो कमेटी है उसके निर्णय के विरुद्ध संबंधित एसडीएम को आप कंप्लेंट इसकी एक पेपर पे लिख के कर सकते हैं कि आपका चयन इसमें क्यों होना चाहिए था और आपको गलत तरीके से इसमें हटाया गया है। अगर आप उस निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होते तो उसके बाद आपकी अपील संबंधित जिले के डीसी के पास होगी, उपायुक्त के पास होगी। अगर उस अपील से भी आपको संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके बाद जो है वो डिविजनल कमिश्नर जो होता है, मंडलायुक्त, उसके पास आपकी अपील जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगी। लेकिन इसमें आप सभी से मेरा एक ये भी निवेदन रहेगा कि आप जो जानकारी है वो एक साफ जानकारी, जो सही जानकारी है वो जमा करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है वो बाद में गलत पाई जाती है तो इसमें उसमें जो है ब्लॉक द्वारा जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कंप्लेंट भी दी जाएगी, जिसको हम 420 की कंप्लेंट बोलते थे, वो फ्रॉड की कंप्लेंट भी दर्ज की जाएगी। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस चयन प्रक्रिया के लिए जो सही दस्तावेज हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो वही इन्फॉर्मेशन आप जो है जमा करें। इसके अलावा अब कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल आए हैं, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो दस्तावेज़ों के बारे में मैंने पहले भी इसमें जानकारी दे दी, एक बार मैं फिर से वो रिपीट कर देता हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट इसमें चाहिए इनकम शो करने के लिए कि आपकी इनकम 50,000 से कम है, आय प्रमाण पत्र, और परिवार नकल चाहिए एज प्रूफ के लिए कि आपके परिवार में 18 से 59 साल के वयस्क हैं कि नहीं हैं। उसके बाद विधवा के लिए चाहिए डेथ सर्टिफिकेट उसके हस्बैंड का, तलाकशुदा के लिए चाहिए कोर्ट के डाइवोर्स के पेपर, और परित्यक्त महिलाएं हैं उसके लिए चाहिए जो पुलिस में डीडीआर की होती है कि वो पर्सन जो है पिछले 7 साल से मिसिंग है। अभी एक और सवाल हमारा आया है, सर सर्वे होना ज़रूरी है? बिल्कुल जी, सर्वे होना ज़रूरी है। इसमें आप सर्वे के लिए जो कमेटी, पंचायत लेवल की कमेटी है, उनको आप बोल सकते हैं, वो कमेटी घर घर जाके देख सकती है। हालांकि इस नोटिफिकेशन में सर्वे के लिए फ़िलहाल नहीं लिखा गया है, हो सकता है कि जैसे ये कागज़ जमा करने का प्रोसेस है ये पूर्ण होता है उसके बाद ब्लॉक द्वारा सरकार के आदेशों पे जो है वो घर घर भी सर्वे करवाया जाए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सर्वे नहीं ही होगा, अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है तो वो किसी की शिकायत पे उस पर सर्वे हो सकता है, अगर किसी ने कोई लगता है कि झूठी इन्फॉर्मेशन जो है पंचायत में जमा की गई है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सर डिसेबल्ड पर्सन को क्या करना होगा? सर डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो कि उनका अपंगता प्रमाण पत्र है जो कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया होता है, उसमें कंडीशन है 50% से अधिक की। अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% से अधिक की है तो वो सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड द्वारा आपको दिया गया होता है, उसकी आपने फ़ोटोस्टेट जो है वो अपने उस शपथ पत्र के साथ लगा के पंचायत में जमा करनी है। इसमें डिसेबल्ड, डाइवोर्स्ड, अपनी विडो, 18 साल से कम के अनाथ बच्चे हैं, 59 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं जिनका परिवार इसमें अलग है, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब एक और इसमें चीज़ महत्वपूर्ण जानकारी देने को रहेगी कि लोगों द्वारा क्या किया जाता है कि जी हमारा परिवार अलग कर दो, क्योंकि अब ये चीज़ें भी आएंगी कि जैसे बुजुर्ग हैं बोलेंगे जी कि हमें अलग कर दो, और क्योंकि हम 59 से ऊपर के हैं, कम से कम हम तो बीपीएल में आ जाएं। तो उसके लिए ये चीज़ क्लियर है, ये इस नोटिफिकेशन में भी, अधिसूचना में भी क्लियर की गई है कि कोई अपना परिवार जो है वो परिवार विभाजन करवा के अलग करवाता है तो वो परिवार आगामी 3 वर्षों के लिए बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई परिवार ऐसा अलग होता है जिसमें कि विधवा, अकेली महिला, तलाकशुदा महिला आती है तो उन पे ये कंडीशन जो है लागू नहीं होगी। वो एकदम अलग होके भी बीपीएल में चयन के लिए जब चयन प्रक्रिया शुरू होगी तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि इस बार ये नोटिफिकेशन सरकार ने थोड़ा देरी से जारी की तो प्रोसेस थोड़ा देरी से है, लेकिन आगामी वर्षों से जो है वो ये प्रोसेस जनवरी में ही शुरू कर दिया जाया करेगा, और जनवरी की 31 तारीख से पहले ये सारी फॉर्मेलिटीज़ सभी परिवारों को पूरी करनी होंगी। और बीपीएल के लिए वैसे तो
पहले भी गाइडलाइन में था कि प्रत्येक वर्ष व्यक्ति को अपनी पात्रता के लेकर जो है वो पंचायत में शपथ पत्र जमा करना पड़ता था, और वो एफिडेविट स्टाम्प पेपर पे जमा करना पड़ता था। लेकिन अब एक सिंपल पेपर पे ये लोगों की सहूलियत के लिए तय किया गया है कि एक सिंपल पेपर पे जो है वो आप जमा कर सकते हैं। इसको लेकर जो एक फॉर्म है वो भी हमने बनाया है। ये फॉर्म मैं जो है कमेंट बॉक्स में थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा इस लाइव स्ट्रीमिंग के बाद। आप इस फॉर्म की भी जो है फ़ोटो स्टेट लेकर इसको फिलअप करके इसके साथ वो कागज़ लगा के आप अपनी संबंधित पंचायतों में जो है वो जमा कर सकते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन के द्वारा यही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अभी अगले 2 मिनट के लिए अगर किसी का कोई सवाल है तो उन सवालों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके संदर्भ में आपको जो है वो क्लियर जानकारी दूं। अगला क्वेश्चन आया जी, सर मनरेगा के रुपए 4-5 महीने से खाते में नहीं आ रहे हैं, कहाँ शिकायत करें? अच्छा, चलिए सर, आज का तो एक ये बीपीएल के मानदंडों को लेकर हमारा लाइव सेशन था, लेकिन फिर भी आपने एक ज़रूरी सवाल पूछा है सर मनरेगा कि 4-5 महीने से। बिल्कुल सर, 4-5 महीने से अक्टूबर मंथ के बाद जो हैं वो लोगों की मनरेगा की दिहाड़ी नहीं आई है। तो सर ये एक सरकार के लेवल का क्वेश्चन है। इसको लेकर शिकायत के लिए तो हम यही बोलेंगे कि हिमाचल में तो ऐसे 1100 नंबर का जो ऑनलाइन फैसिलिटी है वो सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आप वहाँ भी इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी उसमें होगा क्या कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं आए हैं तो उसमें आपको यही बोल देंगे जी कि गवर्नमेंट ने भी अब पेमेंट नहीं डाली है तो हम पैसे कहाँ से दें, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट है, सेंटर की पेमेंट और स्टेट की पेमेंट। जैसे कि अभी दिहाड़ी जो है वो 300 रुपये कर दी गई है, तो वो 188 सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से और बाकी के जो पैसे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। जो आपकी 4-5 महीने की पहले की दिहाड़ी थी वो 240 थी, उसमें 188 रुपये आपको सेंटर से आते थे और बाकी के 52 रुपीज़ आपको स्टेट गवर्नमेंट से आते थे। तो वो खातों में जो थे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में भी पड़ी है। तो इसके लेकर सर आपका यही है कि अगर आपने कंप्लेंट करनी ही है, वैसे तो आप इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि मेरी जानकारी है नेक्स्ट मंथ की 10 या 15 तारीख से पहले जो है वो पेमेंट रिलीज़ हो जाएंगी। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, वो पेमेंट आपके खातों में पड़ जाएगी, क्योंकि काम किया है वो ऑनलाइन आपके दिन चढ़ जाते हैं, वो खाते में पेमेंट पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा कोई अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले 4 मिनट तक मैं यही कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। मेरा सभी व्यूअर से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा कर दें, क्योंकि हिमाचल में आजकल यही मुद्दा चला हुआ है। 3,615 पंचायतों में लगभग 2,70,000 के आसपास इसमें पूरे हिमाचल में बीपीएल फैमिलीज़ हैं। तो और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं लग रहा कि हमने कौन से कागज़ लगाने हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो लिखा गया है, लेकिन नोटिफिकेशन एक आम बंदे को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है और सही से कई बार मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं हो पाता। तो आजकल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन टाइम है, और फेसबुक के माध्यम से ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ तक पहुंच सकती हैं। कच्चे मकान का होना ज़रूरी है क्या? सर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मकान कच्चा है या पक्का है। इसमें ये जो मानदंड दिए गए हैं, इसमें एक या एक से अधिक में अगर आप फिट बैठ रहे हैं तो आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको काटा जाएगा। मकान पक्का मकान है तो पक्का मकान क्या आधुनिक प्रकार का है ये भी इसमें देखा जाएगा, क्योंकि पक्का मकान तो ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि पंचायतों में 90 to 95% लोगों के पास पक्का मकान होता है। पर पक्का मकान भी आधुनिक प्रकार का है, आपने एक सिंपल स्ट्रक्चर 2 या 3 कमरों का स्टैंड किया है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है कि हर घर तक पक्का मकान पहुंचाने की। तो उनको इमीडिएट एक मतलब जल्दबाजी में नहीं काटा जाएगा, इमीडिएट इफेक्ट से नहीं काटा जाएगा। अगर आप दूसरे क्राइटेरियो में फिट बैठते हैं तो आपका मतलब आपको बीपीएल में रखा जाएगा, उसमें काटा नहीं जाएगा।
मकान एक कंडीशन है इसमें, ये कच्चा मकान होगा तो प्राथमिकता रहेगी ही रहेगी, पर उसके साथ में आपको अन्य कैटेगरीज में भी फिट बैठना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो और इसके साथ में भी मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो दस्तावेज हैं वो आप संपूर्ण तरीके से लगाएं, कोई दस्तावेज मिसिंग ना करें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सर्वे को लेकर इस नोटिफिकेशन में अभी क्लियर नहीं किया गया है। हो सकता है कि आगामी दिनों में सर्वे को लेकर कोई नोटिफिकेशन आए तो आपके जो ये कागज़ हैं वही सही माने जाएंगे, अगर आपने वो कागज़ जो हैं वो सही तरीके से संपूर्ण रूप से लगाए हैं। तो कागज़ों को लेकर कोई भी कमी ना रखें। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में जो है वो एक फॉर्म जो सिंपल तरीके से बनाया गया है वो कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से प्रिंट लेके वो अपनी पंचायतों में सबमिट कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म नहीं भी निकलवाना आपने तो जैसे कि अधिसूचना में है, आप साधारण कागज़ पर भी ये चीज़ें एक सिंपल अपने पेपर पे लिख के या किसी से लिखवा के आप जमा कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और इस लाइव स्ट्रीम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।